उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान साथियों, आपने वो गीत तो सुना ही होगा कि मेरे देश की धरती सोना उगले। जी हाँ, ये महज एक गीत ही नहीं बल्कि सच्चाई है। वाकई में देश की धरती सोना उगलती है, बस बढ़िया सुनार होना चाहिए। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मेहनतकश और प्रगतिशील किसान हैं जो हमारे खेती किसानी को एक नई दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, एक नई पहचान दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब पहचान मिलती है तो सम्मान भी मिलता है। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम मिलेंगे हमारे ऐसे ही सम्मानित पशुपालक भाई से, जिनका नाम है सुरेंद्र कुमार विश्नोई जी। आज जानेंगे इनकी कृषि यात्रा के बारे में। हमारी आज की खास प्रस्तुति किसान की बात किसान के साथ के अंतर्गत। तो चलिए देर किस बात की, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की प्रगति को बढ़ाने के दिए निर्देश। मावठ के बाद प्याज की बुआई में जुटे किसान भाई। मूंग की 2 नई किस्में हुई विकसित और किसानों के फायदे का सौदा बन रही है फूलों की खेती। पशुपालन मंत्री ने राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को प्रेरित करने के लिए क्षेत्र में गोष्ठियों का आयोजन कर व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की प्रगति को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के प्रति प्रेरित करने के लिए क्षेत्र में गोष्ठियों का आयोजन कर व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी 100% लक्ष्य अर्जित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर क्रियान्वयन करें, ताकि विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ आम पशुपालक को मिल सके। उन्होंने योजनाओं का 100% लक्ष्य अर्जित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधीनस्थ कार्मिकों को समय पर पदोन्नति देने, त्वरित गति से कार्य करने और लंबित प्रकरणों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग की शासन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने बताया कि राज्य में 2898 पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाना है। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के संबंध में सहकारिता विभाग को पत्र लिखने के निर्देश भी दिए। मथानिया क्षेत्र में किसान इन दिनों प्याज की बुआई में जुटे हैं। वहीं कृषि विभाग ने किसानों को प्याज की फसल की बुआई के उन्नत तरीके सुझाए हैं। जोधपुर के मथानिया कृषि क्षेत्र में मावठ होने के बाद अब प्याज की बुआई के लिए जमीन तैयार होने लगी है। ऐसे में किसानों ने प्याज बुआई का कार्य तेज कर दिया है। क्षेत्र के नेवरा, गोपासरिया, खेतासर, नेवरा रोड, किरमसरिया, थोब, खारड़ा मेवासा, उम्मेदनगर, रीनिया आदि गांव में किसान सुबह से शाम तक प्याज बुआई के लिए देसी खाद डालने, क्यारियां बनाने के बाद प्याज पौध रोपाई में जुटे हैं। कृषि विभाग ने किसानों को प्याज बुआई की उन्नत तकनीकी, खेतों की अच्छी जुताई, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करने की सलाह दी है। कृषि विभाग के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया कि उन्हें प्याज में 250 किलो जिप्सम का प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। इससे किसान चमकदार प्याज पैदा कर सकेंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने मूंग की 2 नई किस्में विकसित की हैं। यह किस्में दूसरी किस्मों की तुलना में कम समय में तैयार हो जाती हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने मूंग की 2 नई किस्में विकसित की हैं।
इन किस्मों को IPM 205-7 और IPM 409-4 नाम दिया गया है। यह किस्में पीला मोज़ेक रोग प्रतिरोधी हैं और दूसरी किस्मों की तुलना में कम समय में तैयार हो जाती हैं। इनकी उपज क्षमता लगभग 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। IPM 205-7 को IPM 21 और EC 3988-9 के क्रॉस से तैयार किया गया है। यह किस्म 45 से 48 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दूसरी किस्म IPM 409-4 को PDM 288 और IPM 31 के क्रॉस से तैयार किया गया है। यह किस्म भी 45 से 48 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्में पीला मोज़ेक रोग प्रतिरोधी हैं, इसलिए इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा और अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। बस्सी क्षेत्र के किसानों के लिए फूलों की खेती फायदे का सौदा साबित हो रही है। अब किसान परंपरागत खेती के साथ फूलों की खेती भी करने लगे हैं। बस्सी क्षेत्र के किसानों के लिए फूलों की खेती एक वरदान साबित हुई है। किसान मोटाराम मीणा ने बताया कि गांव में कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। अधिकांश किसान जमीन पर बाजरा, मूंगफली और गेहूं की फसल बोते हैं, लेकिन जब से फूलों की खेती करना शुरू किया है तब से मोटा मुनाफा मिल रहा है। यह सब एक फाउंडेशन के कृषि विशेषज्ञों की मदद से संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन की ओर से किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए गए, फूलों की खेती के बारे में बताया गया, किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में जानकारी दी गई जिससे उनकी आय बढ़ सके। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन के विशेषज्ञों ने नई तकनीकी के साथ स्प्रिंकलर ड्रिप और पाइप के माध्यम से सिंचाई करने के फायदे बताए। उन्होंने बताया कि बस्सी तहसील से वह पहले ऐसे किसान थे जिन्होंने इस पद्धति को अपनाया। उन्होंने अभी तक 2 बीघा ज़मीन पर ही गेंदे की फसल बोई है। इसमें लगभग 1.5 लाख की फसल बाजार में बेच चुके हैं, जबकि खर्चा करीब 40,000 रुपये आया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले गेहूं और बाजरे की खेती से 15,000 से लेकर 20,000 रुपये की आमदनी होती थी। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, कहते हैं कि स्थान, पहचान और सम्मान, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान अपने जीवन में पाना चाहता है या पाने की इच्छा रखता है। और इन इच्छाओं के पंखों को उड़ान तभी मिलती है जब हम अटूट मेहनत करें, प्रबल इच्छा शक्ति रखें और धैर्य रखें। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मेहनतकश किसान हैं जो अभी खेती किसानी को एक नई दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, एक नया आयाम दे रहे हैं, एक नया विस्तार दे रहे हैं। उन्हीं में से एक है हमारे प्रगतिशील किसान साथी सुरेंद्र कुमार विश्नोई जी, जिन्हें हाल ही में बीकानेर में अभी राज्य स्तरीय पशुपालन विभाग की तरफ से पशुपालक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम जानेंगे हमारे प्रगतिशील किसान साथी सुरेंद्र कुमार विश्नोई जी की कृषि यात्रा और उनकी कृषि अनुभवों पर एक खास जानकारी। तो आइए देखते हैं ये विशेष कार्यक्रम। किसान भाइयों, खेती किसानी और पशुपालन का चोली दामन का साथ है। ये दोनों आपस में गहरे से जुड़े हुए हैं। जो किसान खेती किसानी करता है वह निश्चित रूप से साथ में पशुपालन भी करता है। खेती किसानी के साथ साथ यदि हमारे किसान पशुपालन करें तो निश्चित रूप से सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं आय वृद्धि में भी आज पशुपालन अपना अहम स्थान रखता है। चाहे बात जैविक खेती की हो या हो उन्नत कृषि की, किसान के साथ पशुपालन सदैव साथ साथ चलता है। ऐसे हमारे राज्य के कई प्रगतिशील किसान हैं जो उत्कृष्ट पशुपालक भी हैं। ये वो किसान हैं जो पशुपालन के दम पर उल्लेखनीय कार्य कर आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के कई पशुपालकों ने उत्कृष्ट पशुपालन कर राष्ट्रीय स्तर की ख्याति अर्जित की है। आज की हमारी सफलता की कहानी भी एक ऐसे ही उत्कृष्ट पशुपालक के जीवन पर आधारित है।
जी हां, हम बात कर रहे हैं बीकानेर जिले के उत्कृष्ट पशुपालक सुरेंद्र कुमार डेलू के बारे में। सुरेंद्र कुमार डेलू को हाल ही में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट पशुपालक के रूप में सम्मानित किया गया। इन्हें राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान से नवाजा गया। राज्य स्तर पर जिन 2 उत्कृष्ट पशुपालकों का राज्य स्तरीय सम्मान के लिए चयन हुआ, उनमें सुरेंद्र कुमार डेलू एक हैं। इन्हें राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र और साथ ही 50,000 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया गया। जो अभी राज्य स्तरीय पुरस्कार जो प्रदेश वर्ग में हमें मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, सुरेंद्र कुमार वो युवा पशुपालक हैं जिन्होंने खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन को भी चुना और पशुपालन के क्षेत्र में धीरे धीरे नवाचार करते हुए आज राज्य स्तर के सम्मान तक पहुंचे हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कैसी रही इनकी यह राज्य स्तर तक पहुंचने की कृषि यात्रा। जो पशुपालन विभाग है वो समय समय पर हमें गाइड करता है और हमारी एक डॉक्टरों से हमें हमेशा ही ये उम्मीद रही और हमेशा इस बात की हमें गाइडलाइंस करते हैं डॉक्टर साहब। जिस तरीके से ज़्यादातर हम जो अपने पशुपालन में जो अपने खुद की नस्लें हम तैयार करते हैं, खुद की ब्रीड तैयार करते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास अच्छी नस्ल की गाय होती है और उसी का परिणाम ये रहा है कि जिस तरीके से हमने हमेशा एक नवाचार किया, एक जीरो बैलेंस से हमने काम को शुरुआत की है और नई ब्रीड हमने तैयार की है, अच्छी नस्ल की गाय हमारे पास है। ज़्यादातर हम जो अपने बात करें तो ऑर्गेनिक हम पशु चारा खिलाते हैं। तो इसी सब से मिलके हमारी एक डेयरी को प्रमोट किया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि हमें राजस्थान स्तर पर, राज्य स्तरीय पर राजस्थान सरकार ने हमें सम्मानित किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं पशुपालन विभाग का और राजस्थान गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमारी डेयरी को इस तरीके से प्रमोट किया और एक लोगों के लिए एक हम ये संदेश भी है हमारी डेयरी कि जिस तरीके से आप जीरो बैलेंस से शुरू करके और इस पूरे काम को जिस तरीके से बखूबी निभा सकते हैं और कृषि कार्य के साथ साथ हम इस कार्य को भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और कार्य करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई शर्म नहीं है। अपने अपने हित के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, अपने घरों में वैसे भी गाय रखते हैं तो इसको अगर जो हम थोड़ा सा मोटिवेशन होकर इस काम को करें तो निश्चित रूप से हमें एक कृषि के साथ साथ पशुपालन में भी अच्छा मार्जिन रहता है, अच्छा पैसा भी हम कमा सकते हैं और एक घर का कार्य हम जिसको हम घर के सदस्य मिलकर इस काम को कर सकते हैं। और जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने हमें जयपुर में बुलाकर राज्य स्तरीय पर जो सम्मान दिया है उससे इस क्षेत्र के ही नहीं पूरे जिले के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर जो डेयरी जिस तरीके से लोगों का एक और अभी निश्चित रूप से जो बढ़ावा मिलेगा डेयरी के अंदर, पशुपालन के अंदर लोगों की जागरूकता आएगी। तो निश्चित रूप से ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप डेयरी का पालन करें, पशुओं को पालें और व्यापार तरीके से करें और अच्छा कार्य करें ताकि आपकी एक आर्थिक स्थिति भी सुधरे। सुरेंद्र कुमार को यह राज्य स्तरीय सम्मान कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के हाथों दिया गया। इस अवसर पर विभाग के कई अधिकारी एवं राज्य के किसान एवं पशुपालक मौजूद रहे। पिछले 7 वर्षों से सुरेंद्र कुमार खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन कर रहे हैं। इन्होंने न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया और उसके साथ ही पशुपालन शुरू किया। सुरेंद्र कुमार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 3 लाख रुपए का लोन लेकर इस कार्य को शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने 6 गायें खरीदी। धीरे धीरे इन्होंने अपने पशुपालन के कारोबार को आगे बढ़ाया। आज इनके फार्म पर 27 गायें हैं और इनकी खुद की डेयरी भी है। आज इनका डेयरी व्यवसाय उन्नत अवस्था में है। पूरी मेहनत और समर्पण के साथ लगे रहते हैं सुरेंद्र कुमार डेलू। आज इनके पास गिर, साहिवाल, देसी और राठी नस्ल की गायें मौजूद हैं। हमारे पास 4-5 नस्लों की गायें हैं। अब बात करें तो हमारे पास HF नस्ल की भी गाय है, हमारे पास साहिवाल नस्ल की भी हम गायें रखते हैं, देसी और राठी नस्ल की भी गायें रखते हैं और गिर नस्ल की भी हमारे पास गाय। उन गायों की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग उनका दूध का क्वांटिटी अलग अलग होता है। अगर बात करें तो HF है वो गायों के दूध के मामले में सबसे टॉप है। हमारे पास 17 लीटर दूध की गायें भी आपके सामने खड़ी है, हमने आपको दिखाई भी है।
15 लीटर दूध देने वाली भी गाय है, और 7 लीटर दूध जो गिर गाय है वो 7-8 लीटर दूध देती है, और जो देसी राठी गाय है वो 5-6 लीटर दूध देती है। हालांकि हमने ये नहीं देखा है भी जो 15 से 20 लीटर दूध देने वाली गाय हमारे डेयरी में रखे, हमने क्वालिटी बेस पे काम किया है, क्वांटिटी बेस पे भी काम किया, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी हमने ध्यान दिया है। गायों की हम देखभाल खुद करते हैं, उनका नीरा चारा वो जितना काम होता है वो हमारी देख रेख में होता है। हालांकि हमने यहाँ पे एक टीम बना के हम टीम नेटवर्क से यहाँ पे काम करते हैं। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो गाय आप देख रहे हैं उसको नीरा चुराई करने वाले हमारे पास अलग आदमी रखे हुए हैं, उनकी देखभाल करने वाले हमारे पास अलग हैं। तो इस सिस्टमिक हम काम करते हैं। क्वालिटी के अंदर हम बात करें तो हमारे पास 4-5 लीटर दूध देने वाली गाय है। उसका दूध का जो फेंट की बात करें तो वो करीब 7 के आसपास फेंट आता है, उसका 28 मीटर आता है। और जो अगर HF की गाय की बात करें तो वो 15 लीटर से अधिक दूध देती है, लेकिन उसका फेंट लगभग 4 के आसपास आता है, और मीटर की बात करें तो 27 मीटर आता है। तो जिस तरीके से अभी हमारे पास दूध का हमने प्रोडक्शन किया तो वो दूध हम डेयरी में दे रहे हैं, और ज़्यादातर दूध हमारा लोगों के घरों में भी जाता है। इससे पहले हमने जो सरकार की एक योजना थी स्कूलों के अंदर दूध देना, पहली से 8वीं तक के बच्चों को दूध पिलाने की सरकार की योजना थी। उस योजना के तहत हमने 19-20 स्कूलों में दूध भी सप्लाई किया है, और उसके अंदर हमेशा हमारा मास्टरों का सहयोग रहा। उन्होंने हमेशा ही इस बात की तारीफ़ की है कि आपका जो दूध है वो क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से बड़ा ही सही आ रहा है, क्योंकि हमने हमेशा क्वालिटी ही मेंटेन किया, क्वालिटी दी है। ये अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का बहुत कम प्रयोग करते हैं। ज्यादातर सुरेंद्र कुमार जैविक खेती की तरफ ध्यान देते हैं, और जैविक खेती से ही अपने पशुपालन को आगे बढ़ाते हैं। आसपास के किसानों के लिए भी सुरेंद्र कुमार सदैव तैयार रहते हैं। चाहे बात जैविक खेती की ट्रेनिंग की हो, चाहे उन्नत पशुपालन की, सुरेंद्र कुमार सदैव किसानों के लिए तत्पर रहते हैं। इन्होंने पिछले 7 सालों में पशुपालन में कई नवाचार किए और पशुपालन विभाग से जुड़कर योजनाओं का लाभ उठाया। पशुपालन के तहत जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग जो कार्य किया है वो एक जीरो ग्राउंड से कार्य स्टार्ट किया है, जीरो बैलेंस से कार्य स्टार्ट किया है। हालांकि हम गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र खाजूड़ा में रहते हैं, डाणियों में रहते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से कृषि क्षेत्र के साथ साथ जिस तरीके से पशुपालन का हमारा एक कार्य स्टार्टिंग से ये बेस रहा है कि हम गांव में और डाणियों में जो रहते हैं तो हम गायों को पालते हैं, भैंसें भी रखते हैं। तो हमारा ये हमेशा से उद्देश्य रहा है कि कृषि क्षेत्र के साथ साथ पशुपालन कार्य भी किया जाए। लेकिन इस पशुपालन को हमने एक व्यापार के तरीके से किया, एक बिजनेस के तरीके से किया है। वो ये है कि हमने 2017 के अंदर, हालांकि हमारे पास इतनी गायें उस समय नहीं थी कि हम पूरे अच्छा कार्य कर सके, एक व्यापार के तौर पर कार्य कर सके, लेकिन हमने सबसे पहले एक खाजूवाला जो SBI बैंक है, बैंक में पहुँचे। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम पशु लोन लेके और इस कार्य को बढ़ावा करें। लेकिन जब हम बैंक पहुंचे तो बैंक के अंदर सबसे पहले यही बात थी कि आपके पास ज़मीन है क्या। हमने कहा जी हमारे पास ज़मीन है और ज़मीन की KCC बनी हुई है, और KCC के आधार पर उन्होंने हमारे को बैंक लोन दिया था। हालांकि वहां पर जब विजिट करने यहाँ पर आए थे बैंक मैनेजर, तो उसने कहा था आपको जितना चाहिए हम उतना पैसा दे सकते हैं, और आप काम करने वाले और काम करिए, ताकि इस क्षेत्र के अंदर एक पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जा सके। हमने बैंक से 3 लाख रुपए का लोन 2017 दिसंबर में लिया था। उस टाइम हमने उसी पैसे से 6 गायें खरीदी थी, और पशु चारा मिलाकर हमारा 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया था। वो 6 गायें और आज की अगर तुलना करें तो हमारे पास 27 यानी 27 गायें ऐसी है जिससे हम दूध प्राप्त करें। अगर पूरे को माना जाए, इनकी जितनी भी पीछे ब्रीड है, जितने बच्ची है या बच्चे हैं, तो वो करीब हमारे पास 50 के आसपास आज के वक्त में पशु हैं। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी इनका खासा नाम है। इससे धीरे धीरे सुरेंद्र कुमार की आमदनी बढ़ी। वैसे भी किसानों की आमदनी बढ़ाने पर सरकार काफी जोर दे रही है। ऐसे में यदि सुरेंद्र कुमार जैसे युवा उन्नत पशुपालन के जरिए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। ऐसा ही कुछ किया है सुरेंद्र कुमार ने। पशुपालन क्षेत्र के अंदर एक नवाचार भी हमने किया है। जिस तरीके से जो हरा चारा है, हरा चारा के अंदर हम पशुओं को साइलेज भी खिलाते हैं, सूखा चारा भी खिलाते हैं। सूखा चारा के अंदर हम मूंगफली का नीरा भी कुछ मात्रा में देते हैं, ज़्यादातर हम साइलेज देते हैं, हालांकि कुछ पराली भी हम देते हैं। ऐसा एक हरा चारे की बात करें तो हम अपने खेत है, हमारा खुद कृषि कार्य हम करते हैं, कृषि कार्य के साथ साथ हम इस पशुपालन के कार्य को भी देखते हैं। हम अपने खुद खेत के अंदर, ये आप जो देख सकते हैं ये जवी है,
इस जवी को हम लगभग अक्टूबर के अंदर बोते हैं और ये 4 महीने या 5 महीने में ग्रोथ भी देती है और बढ़वार भी देती है और इसके 3-4 बाढ़ भी आते हैं, जिसे पशुओं को हम जो सूखा चारा तूड़ी के साथ इस जवी को खिलाते हैं। तो इसके अंदर एक पशुओं में एक एनर्जी बनी रहती है, पशुओं के अंदर ग्रोथ भी होती है और पशुओं की पेट भराई भी होती है। और इस जो हरा चारा है, विशेषकर इसके अंदर जो खासियत मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर ज़्यादातर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ज़्यादातर उर्वरक का हम छिड़काव नहीं करते हैं। विशेषकर जैसे DAP की बात करें या यूरिया की बात करें तो हम बहुत ही सीमित मात्रा में या बहुत ही कम मात्रा में देते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जो दूध होता है वो हमारी उच्च क्वालिटी का दूध है, अच्छा क्वालिटी का दूध हमें प्राप्त होता है और उसका जो बाजार रेट है हमें अन्य डेयरियों से या अन्य लोगों की वजह से, अन्य जो पशुपालक है उनकी कंपेयर करें तो हमें दूध का रेट भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। किसान भाइयों, आगे आने वाला समय कृषि प्रसंस्करण का है। कृषि प्रसंस्करण में एक मुख्य अवयव है उन्नत पशुपालन। जो किसान पशुपालन करेगा वो निश्चित रूप से कामयाबी की राह पर आगे बढ़ेगा। ऐसा ही कुछ देखा है हमने आज की सफलता की कहानी के नायक सुरेंद्र कुमार की कृषि यात्रा में। हमें उम्मीद है सुरेंद्र कुमार से प्रेरणा लेकर हमारे दूसरे युवा किसान भी उन्नत पशुपालन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो किसान साथियों, अभी हमने देखी हमारे प्रगतिशील और नवाचारी किसान सुरेंद्र कुमार विश्नोई जी की कृषि यात्रा और उनकी कृषि अनुभवों की जानकारी। उम्मीद है कि आप भी हमारे इस प्रगतिशील किसान साथी भाई से प्रेरणा लेंगे और खेती किसानी को एक नई दिशा देंगे, खेती किसानी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, उसे एक नया विस्तार देंगे, एक नया आयाम देंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात, किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कृषि दर्शन में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, फिर हाजिर होंगे खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, खेती किसानी के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।